टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कंपोनेंट मीन आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स और इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो शॉर्ट सी बात पिछले टॉपिक में भी हमने डिस्कस की इसके बारे में. आज थोड़ा इसके बारे में तफसीली बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कर्नल. कर्नल क्या है? कर्नल कनेक्ट्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर विद द एड ऑफ फर्मवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स. कर्नल वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो आपकी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस और हार्डवेयर डिवाइसेस में कनेक्शन प्रोवाइड करता है. कर्नल क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंट्रोल सेंटर है. कर्नल को आप ये समझें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंट्रल कंट्रोल का काम करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है जैसे, तो कर्नल क्या कर रहा है? आपकी ये सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं, दरमियान में कर्नल है, आगे प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क, डिवाइसेस, ये सारा क्या है? हार्डवेयर है. ठीक है, तो इन के दरमियान लिंकेज और इनके दरमियान प्रोसेसिंग के लिए कर्नल का काम होता है. आप ये समझे कि ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. ठीक है, कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है. विदाउट कर्नल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में लिंकेज नहीं कर सकता. ठीक है, कर्नल के बाद दूसरी चीज आपके पास आ जाती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो कर्नल के अंडर काम करता है. तो इसका काम क्या होता है कि ये एक यूजर की रिक्वेस्ट जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है, ठीक है, ये यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जी फला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, वर्ड चाहिए, एक्सेल चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए. ठीक है, तो जैसे ही वो सिस्टम इंटरफेस के जरिए कर्नल से राब्ता करेगा, पहले कर्नल चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रिक्वेस्ट आएगी, तो कर्नल चेक करेगा कि यूजर को वो चीज इस्तेमाल करने के लिए ऑथेंटिकेट किया गया है या नहीं किया गया. ठीक है, और उसके लिए कौन सी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी. अगर ऑथेंटिकेटेड है तो कर्नल अलाउ करेगा उसे, और एग्जीक्यूशन सर्विसेज जो हैं वो यूजर के लिए उस एप्लीकेशन को और उससे रेलेवेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को एग्जीक्यूट कर देंगी, चला देंगी, ताकि यूजर उससे काम ले सके. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इंटरप्ट. इंटरप्ट किसे कहते हैं? Interrupts are the central to operating system. They provide the efficient way of operating system to interact and react with its environment. The alternative of having operating system watch various sources of input events and require the action. ठीक है, आप interrupt basically short definition करें तो हम ये कहते हैं कि interrupt का मतलब होता है call for a hardware. ठीक है, मिसाल के तौर पे एक यूजर है, ठीक है, वो एक टास्क रन करता है. टास्क मिसाल के तौर पे वो एक वीडियो है. ठीक है, अब वीडियो के प्ले होने के लिए क्या होता है? हमें चाहिए 2 हार्डवेयर डिवाइसेस. ठीक है, एक साउंड कार्ड और एक वीजीए कार्ड. साउंड कार्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होगा, और वीडियो कार्ड की मदद से आप उसका डिस्प्ले देखेंगे. ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट जारी करेगा, 2 इंटरप्ट, एक साउंड कार्ड के लिए और एक किसके जरिए? इंटरप्ट कंट्रोलर के जरिए, और उन दोनों हार्डवेयर को एक्टिवेट करेगा. ठीक है, तो तब आपका सीपीयू उनको प्रोसेस कर सकेगा और यूजर के सामने वीडियो को प्रेजेंट कर सकेगा. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि कॉल फॉर द हार्डवेयर रिसोर्स बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड इंटरप्ट. ठीक है, इंटरप्ट के बाद आ जाती है बात मोड की. जब हम मोड की बात करते हैं तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. ठीक है, एक तो यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसिंग मोड. ठीक है, जैसे आजकल आपको पता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरह के आ रहे हैं.
एक होता है x86 यानी कि 32 बिट और एक होता है x64 यानी कि 64 बिट। अब जो वीक कंप्यूटर्स होते हैं वो x86 के प्रोटेक्टेड मोड में काम करते हैं, उनका प्रोसेसर x86 का होता है, और जो अच्छे कंप्यूटर्स होते हैं उनमें प्रोसेसर x64 बिट का इस्तेमाल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स है, मैक कंपनी है, एप्पल है, वो भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, दो मोड्स में उसे बनाते हैं, 32 बिट में भी और 64 बिट में भी, x86 में भी और x64 में भी, ताकि वो वीक कंप्यूटर के ऊपर भी चलाया जा सके और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर के ऊपर भी चलाया जा सके। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मोड का ये है। दूसरा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल प्रिविलेज रिंग, सिक्योरिटी रिंग्स को आप क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस हवाले से बात करें तो रिंग 0 आपका कर्नल मोड है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेवल क्या है, कर्नल के पास। रिंग 1 डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, फिर रिंग 2 पे भी आपके डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और रिंग 3 वीक सिक्योरिटी लेवल पे आपकी यूजर एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम को मैनेज करना। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेन मेमोरी को मैनेज करे, यानी कि उसमें डिजायर्ड स्पेस को आपके लिए प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट हुई है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, थ्रू पेजिंग मेमोरी या थ्रू वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क शेयर्ड विद रैम ऑन टेम्पररी बेसिस इज कॉल्ड द वर्चुअल मेमोरी और द पेजिंग मेमोरी। हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जो रैम के साथ शेयर किया जाए, ठीक है, वक्ती तौर पे, ताकि आप उससे क्या कर सके, प्रोसेसिंग कर सकें। मिसाल के तौर पे देखें, आपने जी एक प्रोसेस रन किया, वो प्रोसेस एक वीडियो है जो कि 4 GB की है। अब वो 4 GB की जो वीडियो है, आपके कंप्यूटर में जो रैम कनेक्ट है वो सिंपली 1 GB है। अब आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर की अंदर कोई भी चीज जब आप इनपुट करते हैं तो वो प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले वो रैम पर जाती है, रैम से सीपीयू को दी जाती है, और सीपीयू से वापस डेटा वापस किस पे आता है, रैम पे। अब 4 GB का डेटा है और रैम 1 GB की है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यानी आपकी हार्ड डिस्क में से 1 GB के 4 पेजेस बना देगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, और उस बड़े प्रोसेस को 1 GB के 4 सेगमेंट्स में तकसीम कर देगा और वक्ती तौर पे उसको हार्ड डिस्क पे लोड करेगा। फर्स्ट पार्ट को रैम पे लोड करेगा, जब वो प्रोसेस होगा तो सेकंड पार्ट को लोड करेगा, जब वो प्रोसेस होगा तो थर्ड को, फिर लोड होगा तो फिर फोर्थ को। ठीक है, अगर ये पेजिंग मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट ना हो, ठीक है, तो आप रैम के ऊपर बड़ा डेटा लोड नहीं कर सकते। ठीक है, हैवी अमाउंट में डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है डिस्क एक्सेस एंड फाइल सिस्टम के बारे में बातचीत। फाइल सिस्टम किसे कहते हैं, फाइल सिस्टम अलाउज द यूजर्स और प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज सॉर्ट फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या यूजर को इस बात पे अलाउ करे कि वो आपकी डिस्क के ऊपर किस तरीके से फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके, किस तरीके से सॉर्ट करके रखेगा, उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, फाइल सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज में आपके पास 3 किस्म के फाइल सिस्टम है। ठीक है, फैट का फाइल सिस्टम है, फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS का फाइल सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइलिंग सिस्टम, और EX फैट का फाइल सिस्टम है।
लिनक्स में बात करें तो राइजर है, GNU है, EX3 है। एप्पल का अपना फाइल सिस्टम है, मैकिन्टॉश वालों का अपना फाइल सिस्टम है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी फाइल स्टोरेज की टेक्निक्स है, ठीक है। उन्हें उस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहा जाता है? फाइल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब फाइल सिस्टम के बाद डिस्क एक्सेस की मैनेजमेंट करना, ठीक है। जब आपके पास एक फाइल सिस्टम होता है तो उसमें डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे फैट का फाइल सिस्टम है या NTFS का फाइल सिस्टम है, तो बेसिकली वो क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर किस तरह ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बनेंगे, किस तरह आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है। आपकी पार्टीशंस कितनी हैं, ठीक है, कौन सी पार्टीशन प्राइमरी है, कौन सी एक्सटेंडेड है, कौन सी लॉजिकल है, और उसके ऊपर सिक्योरिटीज को डिफाइन करना। ये सारी बातें डिस्क एक्सेस मैनेजमेंट कहलाती हैं, ठीक है। ये तो आप प्रैक्टिकली नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में कर भी चुके हैं। आगे चल के मजीद ऑपरेटिंग सिस्टम में इस पर बात होगी। नेक्स्ट पोर्शन है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू अलाउ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। मिसाल के तौर पर ये माउस है वायरलेस। इस माउस को कंप्यूटर के साथ चलाने के लिए इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर ये आपका कंप्यूटर इसको नहीं पहचान सकता, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर किधर है? माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, मैनेज में चले जाएं, ठीक है। यहां मैनेज में जाने के बाद आपके पास डिवाइस मैनेजर नाम की एक चीज आ जाती है। डिवाइस मैनेजर आपको शो कर रहा होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर ये देखें, ऑडियो के ड्राइवर्स, बैटरी के ड्राइवर, कैमरा के ड्राइवर, डिस्क के ड्राइवर, डिस्प्ले के ड्राइवर, सिमिलरली आपके साउंड और वीडियो के ड्राइवर, माउस और कीबोर्ड के ड्राइवर, यानी कि कोई भी चीज कंप्यूटर में जो हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉल की गई है उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ये डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस काबिल बनाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर सके, उसको पहचान सके और उससे काम ले सके। अगर ये डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल न किया जाए, ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। आजकल के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो PNP है, प्लग एंड प्ले, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से माउस को उतारूंगा तो आपके वहां माउस के ड्राइवर में सिर्फ एक ही ड्राइवर रह गया, डेल का टच पैड ड्राइवर। टच पैड मेरे लैपटॉप का माउस है, लेकिन जैसे ही मैं ये डिवाइस इंसर्ट करूंगा आप देखेंगे कि ये रिफ्रेश होगा वंस और एक और माउस का ड्राइवर भी इंस्टॉल कर देगा। अब ये किस वजह से हुआ? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर की वजह से हुआ। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पार्ट डाल दिया गया हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो ऑटोमेटिकली किसी भी हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है और उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है। इसकी वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्लग एंड प्ले है, यानी डिवाइस निकालो तो ड्राइवर हट जाएगा, डिवाइस लगाओगे तो ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया डिवाइस ड्राइवर के बारे में बातचीत। फिर हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला फीचर, नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। फिजिकली नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना नेटवर्किंग के लिए काफी नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं जी? कंप्यूटर्स को फिजिकली कनेक्ट करने के बाद लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। किसके जरिए? कंप्यूटर नेमिंग करते हैं, कंप्यूटर को IP एड्रेस देते हैं। तो ये जो नेम करना या IP एड्रेस करना, ये किसकी मदद से किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से किया जाता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर डाले गए हैं कि आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्किंग के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकें, कंप्यूटर से हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकें, कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें, ठीक है। तो ये फीचर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी का फीचर। सिक्योरिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है जी? प्रिविलेजेस, इजाजत यूजर के लिए, ठीक है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ठीक है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं। सिक्योरिटी भी दो एस्पेक्ट से होती है, एक होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी और एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है
कि इंटरनेट से कोई यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तक ना पहुंच सके और आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस ना कर सके। अब इस मकसद के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंक्रिप्शन का फीचर पाया जाता है। ठीक है, इंक्रिप्ट करने का मतलब क्या है कि जब कोई बंदा आपकी फायरवॉल, आपके एंटीवायरस होने के बावजूद आपके कंप्यूटर में इलीगली इंट्रूड कर लेता है और वो आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इस चीज को हाँ जी, वो मैं बता रहा हूं ना कि जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपर फायरवॉल इंस्टॉल होगी तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। एक्सेस होने के बावजूद वो डेटा उस यूजर के काम का नहीं रहेगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिक्योरिटी अप्लाइड है, और अगर अप्लाइड नहीं है तो आपका डेटा हैक कर लिया जाएगा। ये जो हैकर होते हैं सर, जिसके कुछ एक्सेस हो सर, वो भी तो करते हैं वो वाले डेटा। दूसरी होती है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी क्या है कि जो आपने यूजर अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनको थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करना। जैसे आपने नेटवर्किंग में प्रैक्टिकली किया कि आपने यूजर अकाउंट बनाया, यूजर के लिए ड्राइव को लॉक कर दिया, यूजर के लिए किसी सॉफ्टवेयर को लॉक कर दिया, यूजर के लिए किसी फोल्डर को आपने सिक्योर कर दिया, तो वो यूजर उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ये किसके जरिए होता है, एनटीएफएस सिक्योरिटी के जरिए पॉसिबल होता है। और तीसरी चीज आ जाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर का इंटरफेस। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में 3 तरह के यूजर इंटरफेसेस आते हैं। एक आता है GUI, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेन्यूज बने हुए, बटन्स बने हुए, ये ग्राफिक्स के जरिए आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। दूसरा होता है MDI, जैसे डेस्कटॉप पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो एक ये मैन्यूअराइज होता है और इसके जरिए मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसे मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कहा जाता है। और तीसरा होता है CDI, जैसे हम विंडोज के अंदर कमांड को ओपन कर देते हैं तो ये क्या है, कमांड ड्रिवन इंटरफेस है, CDI है। इसके जरिए भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो यूजर मोड क्या होता है, वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर मोड। और आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 किस्म के यूजर मोड हैं, GUI है, CDI है और MDI है। तो ये टॉपिक था आपका, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं।